नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश आर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। लू के थपेड़े या यूं कहें हीट वेव इकोनॉमी को भी झुलसा सकते हैं या यूं कह लीजिए कि झुलसाने लगे हैं। बीते कई दिनों से गर्मी का सितम नए तरह की टेंशन दे रहा है। हीट वेव के चलते कई शहरों से लोगों के बीमार होने यहां तक कि मौत की भी खबरें सामने आने लगी हैं। अप्रैल के महीने में मई और जून जैसी प्रचंड गर्मी देखने को मिल रही है। हीट वेव के प्रकोप से भारत में सालाना 101 अरब घंटे गर्मी की वजह से बर्बाद हो रहे हैं और इस त्रासदी के बीच एक ताजा रिपोर्ट ने चिंता ज्यादा बढ़ा दी है। यह रिपोर्ट कहती है कि हीट वेव के गंभीर खतरे आ रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि जानलेवा लू भारत की खेती, इकोनॉमी और लोगों की सेहत पर बुरा असर डाल रही है। हालात अगर यही रहते हैं तो आने वाले दिनों में हीट वेव के कारण भारत के एग्री सेक्टर, कोर इकोनॉमी और लोगों की सेहत पर एक तरह का प्रेशर महसूस किया जाएगा। और इसी में से ये खतरा जलवायु परिवर्तन का है, ग्लोबल वार्मिंग का है, जो गरीबी, असमानता और बीमारियों को खत्म करने में जो हमारी तैयारियां हैं उसमें अड़चन पैदा करती है। यह रिपोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के एक शोध पर आधारित है और इस रिपोर्ट के अलावा एक और रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, जो हम आपके सामने रखेंगे और उसमें भी बड़ी चिंताएं हैं। क्या कहती है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट, उसे भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जरा एक तस्वीर आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जरा देखिए। पूरी दुनिया में हीट वेव से किस तरह का हाहाकार है, इसको आप इस तस्वीर के जरिए समझ सकते हैं। जी हां, ये विदेशी एजेंसी की एक ताजा रिपोर्ट है, ये ताजा तस्वीर है और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि समूचे एशिया को अगर आप ध्यान से देखें, जिसमें भारत भी शामिल है, जिसमें चाइना शामिल है, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, ये तमाम देश शामिल हैं, वो किस तरह से इस वक्त हीट वेव के प्रचंड प्रहार का सामना कर रहे हैं। अब इस तस्वीर के साथ ही अब जरा इंपैक्ट को समझिए। जो इंपैक्ट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में जिनका अनुमान जताया है, जिनके संकेत दिए हैं, तो ये रिपोर्ट क्या कहती है जरा उसको बारीकी से समझिए। भारत के 90% इलाके ज्यादा गर्मी वाले डेंजर जोन में है। रिपोर्ट की पहली बात है और ये अपने आप में चिंता है कि 90% इलाके डेंजर जोन में है गर्मी की वजह से। हीट वेव की वजह से आउटडोर वर्किंग कैपेसिटी, यानी कि जो लोग बाहर काम करते हैं, जो बाहर धूप में या फील्ड में काम करते हैं, वो किसी भी तबके के हों, उनकी जो काम करने की क्षमता है उस पर असर पड़ रहा है। तीसरी बड़ी बात, बाहर काम करने वालों की क्षमता में 15% तक की गिरावट इस वजह से संभव है, इसका अनुमान जताया गया है। यानी जो अभी वो काम कर रहे हैं उसमें और 15% गिरावट देखी जाएगी। हीट वेव से 48 करोड़ लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित होगा। इस रिपोर्ट में इन आंकड़ों के जरिए साफ कहा गया है कि 48 करोड़ लोग डायरेक्ट इफेक्ट होगा उन्हें। 2050 तक अनुमान अब आगे का, भारत की जीडीपी को 5.4% का नुकसान अकेली ये गर्मी, ये हीट वेव पहुंचाने वाली है। कितनी गंभीर बात है कि गर्मी ही आपकी जीडीपी को डेंट पहुंचा रही है। लू ने भारत की तरक्की पर पहले के मुकाबले ज्यादा असर डाला है। जी हां, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की ये रिसर्च चिंता का सबब है और इस चिंता के साथ ही चिंता इस बात की भी है कि आपकी सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। और इसी पर हम आज खास चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञों का, एक्सपर्ट्स का एक बहुत ही बेहतर पैनल मौजूद है। सबसे पहले इन सभी विशेषज्ञों से आपका परिचय करा दें, तारुफ करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज वर्मा सर, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन से, नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम में। बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ हैं जानी मानी पर्यावरणविद और आवाज फाउंडेशन से संबंध रखने वाली सुमेरा अब्दुलाली मैम।
सुमेरा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर ईटी नाउ स्वदेश में। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर शक्ति कुमार, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें तमाम तरह की बारीकियों का अध्ययन करते आए हैं और इनसे भी हम अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। प्रोफेसर शक्ति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत तब मैं करता हूं। और सबसे पहले सुमेरा मैम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो फाइंडिंग्स हैं वो आपने भी पढ़ी होंगी, हमने भी अपने दर्शकों के सामने रखी। इसके अलावा एक और रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक की भी सामने आई और इस रिपोर्ट में भी बहुत सारी जो चिंताएं थीं वो जाहिर की गई। मैं जरा फटाफट से उन चिंताओं को सामने रख दूं कि जो हीट वेव है उसकी वजह से जो क्लाइमेट में जो रिस्क है वो बढ़ता जा रहा है और उसके बारे में 2021 में जो है आगाह किया गया था। पूरे भारत में यह कहा गया है कि ठीक है, ये कम ज्यादा तो होता रहेगा, लेकिन साल 2036 से 2065 के बीच ये जो लू है ये बेकाबू हो सकती है और इसकी चिंता करना हमें अभी से आवश्यक होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में ये पूरा दशक और आने वाला दशक, ये सब जो है वो भीषण लू का दशक कहा जाएगा। सुमेरा मैम, लगता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग की ढेर सारी मीटिंग्स, ये जलवायु परिवर्तन पे बड़ी बड़ी बातें होती रहीं, लेकिन धरातल पर विकास को लेकर इतनी एक तरफा सोच नजर आई सभी की, और इसमें शायद पूरी दुनिया इसमें गुनहगार है कि आज हम देख रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां बन रही हैं। आपने ये दोनों रिपोर्ट देखी होंगी, पढ़ी होंगी और बहुत सारी फाइंडिंग्स तो आप सभी की हैं। क्या वाकई अलार्मिंग सिचुएशन से आगे बढ़ गया है मामला? हम क्लाइमेट चेंज की जब बात शुरुआत करते थे तो ऐसा लगता था ये कभी होगा नहीं, ये एक बहुत ग्लोबल चीज है जो कि हमको नहीं इफेक्ट होगा। पर अभी हमारे सामने है, हम हर एक को अफेक्ट हो रहा है। तो भी हम इतना समझ के नहीं लिए हैं कि जो हमारे टारगेट्स हैं, इंडिया भी कंट्रीब्यूट कर रही है टू दिस क्लाइमेट चेंज। तो जो वेस्ट ने किया है, डेफिनेटली उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, बट हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम बहुत लोकल लेवल पे भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम बहुत लोकल लेवल एंड नेशनल लेवल पे इसके इफेक्ट्स सह रहे हैं। जैसे कि ये हीट वेव है, तो हम जैसे कि पेड़ काटते हैं, सिटीज में हम कंक्रीट को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम हाई राइजेस बना रहे हैं ज्यादा और ज्यादा, और हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि वी हैव टू कैच अप विद द जीडीपी ऑफ द वेस्ट। बट इसके अंदर, इसके साथ साथ में हमको हमारे इफेक्ट्स जो हो रहे हैं, हीट वेव, ये शहरों में भी हो रहे हैं। इनफैक्ट शहरों में एक ज़्यादा से ज्यादा है, क्योंकि ये हीट आइलैंड इफेक्ट जो होती है वो भी हो रही है। और कंक्रीट बनाने के लिए हम झाड़ काट रहे हैं, जो कि झाड़ से कूलनेस थोड़ा होता है, बारिश को मदद होती है, मानसून को, वो सब हम खुद के हाथों से नुकसान कर रहे हैं। तो डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज की वजह से है, बट हमारा खुद का भी उसमें हाथ है और हम ये लिंक नहीं कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हम लोकल तरह से इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। हम 2070 तक कोल का रिडक्शन करके और हम नेट जीरो अचीव करने वाले हैं, बट 2023 में ही हम इतना ज्यादा इसका इफेक्ट देख रहे हैं और हमको यूनिवर्सिटीज कह रहे हैं कि 5 साल के अंदर ही इतना ज्यादा ये बढ़ते जाएगा जो हम देख रहे हैं। तो क्या हम 2070 तक रुक सकते हैं? और इसमें जो कोल एक्सट्रैक्शन करना है, डेफिनेटली जबकि हीट वेव आएगी तो हमको एसी की जरूरत ज्यादा है, हमको कोल ज्यादा लगती है। तो ये एक लूप में हम चले जा रहे हैं और हम इसको तोड़ नहीं रहे हैं। ये हमारी मुश्किल है और हम सबको तकलीफ हो रही है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही कि समस्या एक नहीं है, कई समस्याएं हैं, लेकिन जैसे ही ये जो गर्मी की बात आती है या हीट वेव की जब बात आती है, यहाँ पर समाधान जो थोड़े बहुत समाधान निकलते हैं
वो समाधान भी नाकाफी साबित हो जाते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि हम एक लूप में फंस गए हैं। गर्मी का मौसम है, हम बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कोयले की ज़्यादा खपत। हम एसी और बाकी इस तरह के उपकरणों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पर्यावरण को और ज़्यादा गर्म रखने में। और वाकई ये बहुत बहुत ऐसा लगता है कि शायद एक रास्ता बनाने की जो आवश्यकता थी, जो एक्सरसाइज होनी चाहिए थी, उसको एक बहुत भविष्य की बात मानकर जो एक्सरसाइज नहीं हुई, उसका परिणाम है। प्रोफेसर शक्ति, मैं आपके पास आना चाहूँगा और इस रिसर्च में और बाकी रिसर्च में जो 2-3 बातें कही गई हैं, एक तो ये कि हम 2023 में हैं और 2050 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है, और इस रिसर्च में सबसे खास बात यह है कि इसको लीड करने वाले जो शख्स हैं वो खुद भारतीय मूल से हैं, और तो उन्होंने बहुत ही बारीकी से इन चीज़ों को पकड़ा है। बहुत स्पेसिफिक होकर कहा जा रहा है कि 2050 तक केवल हीट वेव या गर्मी ही और इसके पड़ने वाले जो नकारात्मक प्रभाव हैं, उससे 5.4% तक का डेंट जो है वो हमारी जीडीपी को लगने वाला है। दूसरा, खेती, हमारी बाकी प्रोडक्टिविटी, हमारा मैन पावर, हमारे लोगों के काम करने की क्षमता, इन सब में हर दिन के साथ गिरावट आने लगेगी, और ये गिरावट देखी भी जा रही है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जब हम विकास की बात कर रहे हैं, हम नई नई चीज़ों की बात कर रहे हैं, उनकी भी डिलीवरी टाइम पे नहीं होगी, क्योंकि कार्य क्षमता लोगों की घटेगी। एक इकॉनमी को इतने बेहतर तरीके से समझने के लिए, और आप इसके इफेक्ट को भी लंबे अरसे से देखते आए होंगे, कैसे देखा जाए? क्या वाकई हम ट्रैप हो चुके हैं और हमारे पास कोई राह नहीं है फिलहाल? विश्व में जितने भी विकसित देश हैं वो लगभग ठंडा प्रदेश है। अर्थात यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जैसे जैसे हीट वेव बढ़ता है, वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी में कमी होती चली जाती है, और 2050 तक भारत देश विश्व का नंबर 1 देश बनने का सपना देख रहा है, क्योंकि भारत में पॉपुलेशन डिविडेंड प्राप्त हुआ है, और इसका लाभ हम तभी उठा पाएंगे जब इनको सुविधा प्रदान करें। लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत में लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी अपनाया है, और इसका 75% जो वर्क फोर्स है वह कहीं न कहीं हीट वेव से प्रभावित है। अब हीट वेव से प्रभावित होने के कारण भारत जो विश्व में नंबर 1 देश 2050 तक प्राप्त करने की सपना देख रहा है, उस पर प्रभाव पड़ सकता है। जैसा कि वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट भी कहता है कि जीडीपी में 5 से 6% का गिरावट आ सकता है 2050 तक। अर्थात कहने का मतलब यह है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी प्रोडक्टिविटी लगभग 10% घट जाएगा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 25% तक घट सकता है। ये आईएलओ का रिपोर्ट है। और उसी तरह से जैसे वैक्सीन वगैरह उत्पादन कर रहे हैं, खासकर कोरोना के पीरियड में, और उसको हम सेफ नहीं रख पाते, क्योंकि ये हीट वेव के कारण 25% हम लोग वैक्सीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर हो या कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो या मेडिकल सेक्टर में हो, जहाँ वैक्सीन की ज्यादा जरूरत पड़ती है कम टेम्परेचर में, वहाँ भारत देश भारी नुकसान प्राप्त कर रहा है, और इसको रोकने के लिए आवश्यकता है कि भारत देश को इस लगता है क्षेत्र कुछ में कुछ तकनीकी कार्य करे। कोल्ड स्टोरेज अगर भारत देश अच्छी तरह से बना पाएगा, इसमें लाखों लोगों को जॉब मिल सकता है। इसमें आईएलओ का रिपोर्ट कहता है, इसमें अगर भारत देश कोल्ड स्टोरेज को एक विस्तार पूर्वक रिफॉर्म करे तो लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार भारत देश 2050 तक विश्व का नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने का जो सपना देख रहा है, वह तभी साक्ष्य होगा, तभी हम नंबर 1 कंट्री बन पाएंगे, जब हीट वेव से बचने के लिए हम कूलिंग सेक्टर पर अधिक से अधिक जोर दें। रेफ्रिजरेटर में जो बिजली अधिक खर्च होती है, एसी में खर्च होती है, इस क्षेत्र में हम अपना सुधार का कार्य करें। इस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं जीडीपी को, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो, चाहे वैक्सीन बनाने का क्षेत्र हो, वहाँ हम रिफॉर्म कर सकते हैं और जीडीपी में
एक अच्छा उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन में भारत 5वां स्थान प्राप्त किया है नॉमिनल टर्म में। अगर जीडीपी का ग्रोथ रेट कम कर देंगे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि रियल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। रियल जीडीपी मतलब ये हुआ कि जीडीपी ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन। अगर हीट वेव अधिक होगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगा तो गुड्स का सप्लाई कम होगा, अगर गुड्स का सप्लाई कम होगा तो स्वाभाविक है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आम जनता परेशान होगी, खासकर जो गरीब जनता जिसके पास अर्निंग कम है, सोर्स बेरोजगारी अधिक है भारत देश में। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि अगर हीट वेव को कंट्रोल न किया जाए तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। और ये सब बातें जो हैं जिसको हम समझते हैं वो ये हैं कि साहब, जैसा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर गर्मी बढ़ती है, हीट वेव जो है वो इस तरह की प्रचंड अपना रूप दिखाती है, तो जाहिर सी बात है कि मेरे और आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो बाहर काम कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी में कमी आएगी। अगर आप इतनी गर्मी में जिस तरह से पूरी ऊर्जा के साथ काम करना चाहिए उतनी पूरी ऊर्जा के साथ आप काम नहीं कर पाएंगे। और ये जब एक एक व्यक्ति का आंकड़ा जुट के पूरी इकॉनमी में जाता है या वर्कफोर्स में जाता है, किसी कंपनी के पूरी प्रोडक्टिविटी में जाता है, किसी सेक्टर की पूरी प्रोडक्टिविटी में जाता है, तो जाहिर सी बात है ये एक एक व्यक्ति का आंकड़ा एक बड़ा आंकड़ा हो जाता है। जैसा हमने बताया 101 अरब घंटे सालाना सिर्फ हीट वेव गर्मी की वजह से लोगों के वर्कफोर्स में यानी उनकी कैपेसिटी में बर्बाद हो रहे हैं। डॉक्टर पंकज, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, और मैं देख रहा था कि अकेले महाराष्ट्र में इस एक हफ्ते में कहा यह जा रहा है कि लगभग दर्जनों लोगों की मौत हुई है हीट वेव से। नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो इस मौसम में इस तरह का टेम्परेचर नहीं महसूस किए जा रहे थे करते थे, वहाँ भी अब गर्मी महसूस की जा रही है। जो ऐसे इलाके हैं जो आम तौर पे एक तरह की वहाँ पर ठंडक महसूस रहती थी, या वो वहाँ उनका एक एनवायरनमेंट ऐसा था जो कि बेहतर था, वो भी अब बदतर नज़र आ रहा है। वहाँ भी जो स्थितियाँ नज़र आ रही हैं, साउदर्न स्टेट्स जो हैं वो कई जगहों पर स्थितियाँ बड़ी ख़राब हो चुकी हैं। दक्षिण भारत के कई राज्यों में तो लोगों को बाहर न निकलने तक की सलाह दी गई है, स्कूल्स बंद किए गए हैं। और इन सब के बीच बात आती है सेहत की। जब हम सेहत को देखें तो हीट स्ट्रोक जो है, क्या वाकई पहले आप मानते हैं कि पहले कुछ सालों पहले तक ये इक्का दुक्का ऐसे मामले होते थे, या आप पेशेंट्स भी जब देखते होंगे तो उनके मामलों में कमी आती थी? अब जो है ये एक तरह की एक आम बात हो गई है और जिसकी वजह से आज हम इस पे चर्चा भी कर रहे हैं। देखिए, ठीक कहा आपने। काफी ज्यादा पहले की तुलना में काफी ज्यादा केसेस बढ़े हैं हीट स्ट्रोक के। उसकी वजह साफ जाहिर है कि जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, एंड क्योंकि इंडिया जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो जो मजदूर लेबर क्लास बाहर काम कर रही होती है उनमें जो भी लोग बाहर तेज धूप में अपना वर्क कर रहे हैं, उन पे बहुत ज्यादा उस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है। डिहाइड्रेशन काफी सीवियर होता है, फंक्शनल कैपेसिटी काफी ज्यादा कम हो जाती है, ब्रेन का फंक्शन भी प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, जिस वजह से अगर वो हद से ज्यादा बढ़े तो फिर काफी केसेस में हीट स्ट्रोक, जो कि अब ज्यादा बढ़ गया है, उस वजह से कुछ लोगों की डेथ भी हो सकती है। क्योंकि अधिकतर लोग जिस तरह के आवश्यक जो चीजें हैं जो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए, अधिकतर जगह उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो उस वजह से, पानी की कमी की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से अधिकतर लोग इस खतरनाक हीट स्ट्रोक का शिकार होने की रिस्क पे होते हैं, एंड जिस वजह से कुछ लोगों में डेथ हो हम देख रहे हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल साफ जाहिर है कि जो केसेस हैं ये काफी ज्यादा बड़े हैं, एंड इसका मेन रीजन यही है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसा कि आपने बताया है कि जो शहर पहले प्रभावित नहीं थे अब वो भी प्रभावित होने लगे हैं। उसका सिंपल रीजन है कि जो असर गर्मी का, हीट का टेम्परेचर पड़ेगा वो सभी शहरों में पड़ेगा, देश के हर इलाके में पड़ेगा, और हर इलाकों में जहाँ पे भी जितने ज्यादा जो क्लास बाहर काम कर रही है वो उसकी रिस्क पे आ जाती है। एंड हमें उनको ये समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है
कि आपको हीट वेव से कैसे बचना है, किस तरह से काम करें कि आपको उसका शिकार ना होना पड़े। तेज धूप में कम से कम बाहर निकलें, जितना हो सके पानी की कमी शरीर में ना आने दें, ठंडक में काम करें, शेड का यूज करें, छाया का यूज करें। बट ये सब चीजें ना होने के कारण, इसकी जानकारी ना होने के कारण अधिकतर लोग जाने अनजाने में इसका शिकार हो जाते हैं, एंड जो कि बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। जी जी। पंकज जी, बहुत सही बात आपने कही और मैं इसके बाकी पहलुओं पर भी आऊंगा। सुमेरा मैम, इलाज क्या है, तरीका क्या है? मेरे ख्याल से बहुत सारी रिकमेंडेशंस आप लोग भी दे रही हैं। भारत आखिर ऐसा क्या करे जो कम से कम उसके तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है पर्यावरण के लिहाज से, और इस देखिए हम बढ़ते तापमान को तो नहीं रोक सकते क्योंकि उसके फैक्टर्स बहुत ही ग्लोबल हैं, बहुत पेचीदा हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी जिम्मेदारी जो है वो तो हम निर्वाह कर सकते हैं। वो जो हम कहते हैं कि साहब एक पेड़ आप आदमी अपने हिस्से का तो लगा सकता है, तो भारत आखिर करे क्या? आपने पेड़ की बात की, पर हम तो पेड़ काट रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। तो हमको वो पेड़ पहले तो जो है उसको बचा के रखना है, क्योंकि जो पेड़ हम लोग आज लगाएंगे उसको छाया देने देते देते कम से कम 20-30 साल तो लगने वाले हैं। और अभी मैंने सुना कि रिकमेंडेशन ये है कि आप छाये में रहो। अगर आप बाहर का काम करोगे तो आप छाये पे कैसे रहोगे? आप बना तो नहीं सकते हो ना, आप पेड़ के ही नीचे रहोगे। तो पहले तो ये रिकमेंडेशन है कि जो हमारे जंगले हैं, क्योंकि नॉट ओनली पेड़ बट उसका अंडरब्रश होता है, उसका अंडरग्रोथ होता है, सब चीज वैल्यूबल है, वो जमीन को पकड़ के रखता है, हमारी जो खेती है उससे बेनिफिट होता है। तो हम सब चीज काट देंगे तो और हम प्लांटेशन बनाएंगे तो वो प्लांटेशन हमारे जंगलों को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है, बिकॉज दैट प्लांटेशन इज नॉट द ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट, जो पुराना जंगल है। हमको चाहिए है पहले तो वो बचाने का, उसके ऊपर से हम जितना प्लांटेशन कर सकते हैं वो अच्छी बात है। और हमारे गवर्नमेंट को इंसेंटिव देना चाहिए लोगों को, हर हाउसिंग सोसाइटी को, हर लोगों को, कि जिस जिस जो झाड़ ज्यादा लगाएगा उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, रादर देन के हम कितने झाड़ काट सकते हैं क्योंकि हमको कोल चाहिए है, हमको बिल्डिंग बनानी है, और ये झाड़ सब बीच में आ रहे हैं। झाड़ बीच में नहीं आते हैं, झाड़ हमारी रक्षा करते हैं। तो हमारे पॉलिसीज को जंगल और अर्बन झाड़ एंड अर्बन प्लांटेशन और सब जगह के पेड़ों को पहले देखना है। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट थिंग वी कैन डू। और हमको ये भी सोचना है कि हमको कोल एक्सट्रैक्शन तो चाहिए है, बट हम क्या कॉस्ट पे वो कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं। एंड वी आर नॉट यूजिंग ओनली फॉर एयर कंडीशनिंग, हम हमारे रिक्रिएशन के लिए कोल एक्सट्रैक्ट करके, और जो इलेक्ट्रिसिटी खास करके शहरों में जैसे कि मुंबई है, वी आर लाइटिंग अप फॉर आवर ओन एंजॉयमेंट। हम तो इससे भी हम खुद की नुकसान कर रहे हैं, तो ये सब हम ध्यान में रखें। हम ग्लास फ्रंटेड बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हीट आइलैंड इफेक्ट हो रही है, ये सब हमारे पॉलिसीज में होनी चाहिए, जो कि आज के दिन नहीं हो रही है। और अगर हम बात भी कर रहे हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत पीछे है, और हमारा क्लाइमेट चेंज नहीं रुक रहा है, हमारे हीट वेव्स नहीं रुक रहे हैं, और लोग मर रहे हैं। तो ये बिल्कुल पॉलिसीज को सोच समझ के आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, और इन बातों पर वाकई ध्यान देने की आवश्यकता है, और हर एक मिनट के साथ देरी, किसी भी तरह के जो प्रयास होने चाहिए उसमें देरी हम पर ही भारी पड़ रहे हैं। मेरे पास समय कम है, तो आखिरी सवाल मैं डॉक्टर पंकज आपसे लेना चाहता हूं। ये जो हीट वेव की वजह से, जैसे हमने कुछ चीज़ें दिखाई भी और उनमें हमने बताया कि साहब दिमाग में ऑक्सीजन की कमी, और इस गर्मी की वजह से ब्रेन में सूजन भी आ जाती है, और फिर डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सारी और तकलीफ़ें बनती हैं, बाकी अंगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, सारी चीज़ें होती हैं। अब सवाल मेरा ये है कि इतनी कॉम्प्लिकेशन को क्योर कैसे किया जाता है? कैसे कैसे आप सिम्टम्स पहचाने, और कैसे इसको तुरंत उपचार इसका होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए? काफी जरूरी सवाल पूछा आपने। ये पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके कि गर्मी जो है आपकी शरीर बर्दाश्त कर पा रहा है या नहीं। क्यों? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि अगर गर्मी ज्यादा लगती है तो हमारे शरीर में पसीना आता है, जो कि शुरुआती लक्षण है गर्मी लगने का।
लेकिन अगर गर्मी हद से ज्यादा लगे या फिर शरीर में पानी की कमी हो जाए या टेम्परेचर हमारी बॉडी का 38 से ऊपर 39 तक पहुंच जाए, तो वो पसीना आना भी बंद हो जाता है, क्योंकि बॉडी में वो पानी बचता नहीं है और बॉडी उसको कंजर्व करने की कोशिश करती है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, अगर आपका वर्किंग कैपेसिटी कम है, थकान बहुत ज्यादा फील हो रही है, आपकी सांस फूल रही है, पसीना नहीं आ रहा है, आप बात करते हुए आपका गला सूख रहा है, तो ये सारे लक्षण हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि ये गर्मी आप जितनी आवश्यकता से ज्यादा है और ये आपके शरीर के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे केसेस में सबसे पहले अपने आप को उस धूप से, उस हीट वाले इलाके से बाहर करें एंड जितना हो सके एक ठंडे वाले एरिया में जाएं, पानी पिएं। ये गलती भी काफी लोग करते हैं, एकदम से ज्यादा ठंडा पानी पी लेते हैं, वो भी आपको नुकसान कर सकता है। धीरे धीरे घूट घूट करके पानी पिएं। जितना हो सके अपने आप को कवर करें, ज्यादा हीट एक्सपोजर ना रखें। एंड अगर आपके लक्षण ज्यादा हैं, यानी आप उसको संभल नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, तो तुरंत नजदीकी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवाएं, इंजेक्शन या बोतल या फ्लूइड चढ़वाएं एंड पानी की कमी को पूरा करें। क्योंकि अगर हम इसको सही समय पे नहीं पहचानेंगे, तो क्योंकि हमारे शरीर के हर हिस्से को पानी चाहिए, खून चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो अगर वो नहीं पहुंचेगा तो सबसे पहले आपकी किडनी पे असर पड़ेगा, शरीर में पेशाब आना कम हो जाएगा और वो किडनी फेलियर में भी बदल सकता है। एंड साथ ही धड़कन धड़कन बढ़ती है, क्योंकि हमारा शरीर में पानी कम है, तो शरीर को, हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है ताकि वो उस हिसाब से अपनी जो खून है वो अंगों तक पहुंचा सके, लेकिन वो भी एक हद तक ही कंपनसेट कर पाएगा। उसी तरह ब्रेन में भी, क्योंकि अगर सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो आपको बेहोशी या आपकी सोचने समझने की शक्ति कम हो सकती है। तो और अगर सोडियम, अगर पसीने के साथ में आपके शरीर में सोडियम या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, तो दिमाग में सूजती है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो इन सब लक्षणों को पहचान कर जितना हो सके अपने आप को धूप से बचा, अगर संभव है कि आप उस समय तेज धूप में बाहर ना निकलें, तो जरूर उस स्टेप को लें। लेकिन अगर आपका काम करना जरूरी है, तो अपने आप को, हेड को अपने कवर करके रखें, पानी अपने पास हमेशा रखें, थोड़े थोड़े अंतराल में पानी पीते रहें एंड जितना हो सके अगर टाइम मिल रहा है तो थोड़ा शेड में आप जाएं और अपने उस काम को वहां से अंजाम दें। ये तरीके अगर आप अपनाएंगे, चीजों को समझेंगे, लक्षण को समझेंगे, तो आप इस हीट वेव से खुद को बचा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर पंकज आपका। इसके साथ ही सुमेरा मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर शक्ति, माफ़ी चाहूँगा समय कम है इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेहतर इंसाइट्स दिए। और इन सारे चर्चा का निचोड़ यही है कि कुछ गलतियां हमारी ओर से हुई हैं और वो गलतियां बार बार हो रही हैं, जिसकी वजह से इस तरह की स्थितियां आज बनी हैं। हम पर्यावरण में जो बदलाव हैं, जो बहुत बहुत एक्सट्रीम बदलाव हैं, उसको महसूस कर पा रहे हैं और उसके नकारात्मक प्रभाव को देख रहे हैं। करना क्या है कि हम अपने कंट्रीब्यूशन जो है, कम से कम हम पर्यावरण को जो बचाने में जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो हम करें। एक एक जो कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह एक एक प्रयास जो है वो बड़े बदलाव की ओर आगे बढ़ सकता है और सरकार को भी अपनी पॉलिसीज और बाकी चीजों की ओर और ज्यादा सख्ती दिखानी होगी। दूसरी ओर सेहत की बात, डॉक्टर्स ने आपको तमाम राय दी। बहुत ध्यान रखिए कि इस वक्त जरा भी लापरवाही आपकी जान पर आ सकती है। आपकी सेहत के साथ आपका समझौता, बहुत बड़ी उसकी भरपाई आपको करनी पड़ सकती है। और रही बात इकॉनमी की, तो जाहिर सी बात है इतनी गर्मी पड़ेगी तो पैदावार पर असर पड़ेगा, पैदावार पर असर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी, लोगों के काम करने की क्षमता, लोगों को मिलने वाली ज़रूरी चीज़ों की जो सप्लाई है उन सब पर असर पड़ेगा और फिर ये सारी चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। लेकिन चिंता तो है इस रिपोर्ट के जरिए। अब देखना है कि इस चिंता पर पूरी दुनिया किस तरह से एक्शन लेती है। उम्मीद करते हैं आपको ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ खास खबरों के साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्वदेश आर। बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। आरबीआई ने अप्रैल में हुई एमपीसी की मीटिंग के मिनट्स जारी कर दिए हैं। मिनट्स के मुताबिक आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि ग्लोबल ग्रोथ और महंगाई दोनों में सुस्ती के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और क्या कहा गया है इन मिनट्स में, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। अंकुर, बताएं क्या खास रहे एमपीसी मिनट्स की ब्रीफिंग में।
जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स जारी हो चुके हैं और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो यहाँ पर जो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने साफ किया है कि जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट वॉर है वो चलता रहेगा और ये जो पॉज है इसको सिर्फ एक टैक्टिकल पॉज की तरह देखना चाहिए, ऐसी ये पाइवट नहीं है। मतलब ये है कि इस बार अगर आरबीआई ने रेट नहीं बढ़ाए हैं, ऐसी उम्मीद नहीं लगाने चाहिए कि आगे की जो पॉलिसीज हैं वहां पर रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे। अभी हम बाकी जो मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पर जयंत आर वर्मा जो कि मुखर विरोधी रहे हैं, जितने भी एमपीसी पॉलिसी मेंबर्स रहे हैं उनके खिलाफ इस बार भी उनके थोड़े से तीखे कमेंट्स हैं और उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो टर्मिनल पॉलिसी रेट है, यानी कि वो पॉलिसी रेट जहां से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आगे कोई भी रेट नहीं बढ़ाएगा, वहां पर थोड़ा सा विजिलेंट रहने की जरूरत है, जो कि अभी 6.5% तक पहुंच चुका है। और थोड़ी सी उन्होंने यहां पे चुटकी ली है, जो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन ऑफ स्टांस है, जो आरबीआई की परिभाषा है स्टांस की, वहां पर उन्होंने मिनट्स में मेंशन किया है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये डेफिनेशन क्या है, शायद बाकी जगह लोगों को समझ में आ रही होगी। आपको हम बता दें, जयंत आर वर्मा ने बार बार मेंशन किया है कि आरबीआई को जो स्टांस है उससे वो सहमत नहीं है और यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वहां पर उनको स्टांस चेंज कर देना चाहिए था। इसके अलावा बाकी मेंबर्स की अगर बात करें तो यहां पर इस बार सर्वसम्मति से फैसला हुआ था कि जो पॉलिसी रेट है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो, लेकिन आशिमा गोयल ने यहां पर एक्सप्लेन किया है ये बोलते हुए कि इसके अलावा अगर रियल इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी होती है तो वो अभी के लिए अवॉइडेबल है। इसके अलावा पॉलिसी रेट्स को भी ओवरशूट करना फिलहाल के लिए जरूरी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एचसीएल टेक ने अपनी चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। आय और मुनाफा और मार्जिन अनुमान के मुताबिक यानी इन लाइन है। कंपनी ने 18 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है। कैसे रहे नतीजे, पूरा एनालिसिस दे रही हैं हमारी सहयोगी अनीशा। वेल, एचसीएल टेक के नतीजे स्लाइटली लोअर आए हैं एक्सपेक्टेशन से, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है स्पेशली FY24 मार्जिन गाइडेंस को लेके। जो डॉलर रेवेन्यू आया है इस बार नंबर वो 0.3% डिक्लाइन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड अगर कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू की भी बात करें तो वहाँ पे भी डिक्लाइन है 1.3% का। ओवरऑल स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था कि डिक्लाइन आएगा क्योंकि उनकी गाइडेंस देखा जाए FY23 की तो उससे ये दिख रहा था कि 1.4% का डिक्लाइन हो सकता है, तो स्ट्रीट थोड़ा प्रिपेयर्ड था कि नंबर वीक आएगा। बट प्रॉफिटेबिलिटी जो आई है कंपनी की वो उम्मीदों से बेहतर आई है। मार्जिन फ्रंट पे 18.1% का नंबर है जबकि हम 18.2% एक्सपेक्ट कर रहे थे। टीसीवी जो आई है डील विंस की दिस टाइम अराउंड वो 8% लोअर है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी मे बी 5 से 7% का रिडक्शन आएगा, तो वो नंबर 8% आया है। एंड FY24 की गाइडेंस है 6 to 8% ग्रोथ ऑन द टॉप लाइन एंड मार्जिन बैंड है 18 to 19%। जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो प्रिटी मच इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, बट मार्जिन गाइडेंस थोड़ा लोअर है। एंड एडिशन जो भी है वो हेडकाउंट का वो भी 3674 है। अट्रिशन 19.5% है। तो ओवरऑल बहुत गंदा नंबर नहीं है जैसे हमने इन्फोसिस में देखा था, बट म्यूटेड सेट आया है एचसीएल टेक से इस बार। चले बढ़ते हैं आगे। बात निफ्टी की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नतीजों की। नतीजे कल आने वाले हैं और ये नतीजे रह कैसे सकते हैं, हमारे सहयोगी सौमीत सरकार इसका पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के फोर्थ क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स ही एक्सपेक्टेड है, कोई बिग बैंग ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है एनालिस्ट कम्युनिटी को। रेवेन्यू फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो करीब 2% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एबिटा करीब 4.5% से बढ़ सकता है ऑन सिक्वेंशियल बेसिस। मार्जिन्स जो है 16.6% के आसपास आ सकता है और जो नेट प्रॉफिट का नंबर होगा वो करीब 6% हायर हो सकता है पिछले क्वार्टर से। अब अगर हम सेगमेंट वाइज देखें तो O2C सेगमेंट जो है वही सेगमेंट ग्रोथ लीड करने वाला है, क्योंकि उसी सेगमेंट में सबसे हाईएस्ट एबिटा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है करीब 9% का ऑन सिक्वेंशियल बेसिस। क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो रिफाइनिंग मार्जिन्स स्टडी थे और पेट्रोकेमिकल मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए थे। अब पेट्रोकेमिकल मार्जिन्स इसलिए भी इंप्रूव हुए थे क्योंकि जो एनर्जी कॉस्ट था फोर्थ क्वार्टर में वो थोड़ा लोअर साइड पे था। अब गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे करीब 4% का एबिटा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और ये प्योरली हायर वॉल्यूम्स के दम पे देखने को मिलेगा क्योंकि प्राइसेस जो थे ऑन सिक्वेंशियल बेसिस प्रीटी मच स्टेबल रहे हैं। रिटेल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जितना भी ग्रोथ दिख रहा है रेवेन्यू में करीब 3% का और एबिटा फ्रंट पे करीब 4% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टेड है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस, और ये प्योरली स्टोर एडिशंस के दम पे और ऑपरेटिंग लेवरेज के दम पे हमें ये ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर हम देखें तो O2C सेगमेंट जो है वो ग्रोथ लीड करने वाला है फोर्थ क्वार्टर FY23 में। रिलायंस जो कि टेलीकॉम आर्म है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, उससे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वीक सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू सिर्फ 2% से बढ़ेगा, एबिटा ग्रोथ भी करीब 2% के आसपास होगा, और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो लार्जली फ्लैट रहेगा ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। इनफैक्ट जो कंपनी की एबिटा और नेट प्रॉफिट ग्रोथ होगी वो स्लोएस्ट एवर होगी लिस्टिंग से लेके अब तक। आरपू जो कि की नंबर है कोई भी टेलीकॉम कंपनी के लिए, वो करीब 179 रुपीज़ के आसपास आ सकता है, और सब्सक्राइबर बेस जो है वो ग्रो होकर करीब 43.9 करोड़ के आसपास की एक्सपेक्टेशन है कम्युनिटी की। अब जो भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है करीब 2% का रेवेन्यू फ्रंट पे और 2% का एबिटा फ्रंट पे, वो प्योरली सब्सक्राइबर एडिशन के दम पे देखने मिल रहा है। और ये जो लोअर ग्रोथ इसलिए हो रही है कंपनी में क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कोई भी टैरिफ हाइक नहीं हुआ था, तो कोई मेजर रीज़न एज सच नहीं है बड़ा ग्रोथ एक्सपेक्ट करने का रिलायंस जियो से। और उसी के साथ कॉस्ट फ्रंट पे थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हुए रहेंगे कंपनी के लिए, क्योंकि 5G लॉन्च करने के बाद थोड़े एक्सपेंसेस शूट अप हो चुके हैं कंपनी के लिए। अब नेट प्रॉफिट ग्रोथ इसलिए भी कम आ रहा है क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट हायर साइड पे होने की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि स्पेक्ट्रम कॉस्ट जो है वो फैक्टर इन हुआ रहेगा बैलेंस शीट में, जिसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट कंपनी की बढ़ चुकी होगी। अब ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट में अगर हम देखें तो कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले कि नेट डेट लेवल्स कहाँ पे पहुंच रहे हैं रिलायंस के। पहले ये नेट डेट फ्री था, अब ये नेट डेट जो है कंपनी का 1 लाख करोड़ के ऊपर हो चुका है। इन्वेस्टमेंट्स जो कर रही है कंपनी रिटेल और न्यू एनर्जी वर्टिकल्स में, उसका क्या आउटलुक है उस पर अपडेट लेना इंपॉर्टेंट होगा। जियो फाइनेंशियल्स का जो डी मर्जर है उस पर क्या अब तक अपडेट हो चुका है, क्या नए अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं कंपनी में, उसकी तरफ से वो भी ट्रैक करना होगा। और जो भी एक्विजिशंस कंपनी ने किए हैं फोर्थ क्वार्टर पे, उसके बारे में क्या कंपनी के प्लान से आगे चलते वो ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होगा। और टेलीकॉम बिजनेस में आरपू ट्रेजेक्ट्री कैसा रहा है, 5G मोनेटाइजेशन प्लान क्या है आगे चल के, और 5G में कैसा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है, कितने यूजर एडिशंस हुए हैं कंपनी के, ये सब ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट से। चलिए एक और खास खबर की ओर बढ़ते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर ग्राहकों को तुरंत कोई राहत मिलने के आसार कम हैं। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यानी OMCs अंडर रिकवरी में तेजी से उनमें कमी आ रही है, और क्रूड अगर दायरे में रहा तो जल्द OMCs मुनाफा कमाना शुरू कर देंगे। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम फिलहाल कम होने के आसार क्यों नहीं है, हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, पेट्रोल डीजल की कीमतों में तुरंत कटौती हो इसकी संभावना कम दिख रही है। कंज्यूमर को तुरंत राहत मिले इस बात की संभावना कम दिख रही है, बावजूद इसके कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनका जो घाटा है पेट्रोल डीजल के ऊपर वो लगभग ख़त्म हो गया है। डीजल पर जो अंडर रिकवरी है वो कम होकर अब ज़ीरो के करीब पहुंच गया है, जो कि एक समय 40 रुपये प्रति लीटर था। पेट्रोल पर तो पहले से ही अंडर रिकवरी नहीं है। इनफैक्ट कंपनियों को तो पेट्रोल की बिक्री पर प्रति लीटर करीब 11 रुपये का प्रॉफिट इस वक्त है। LPG पर भी कंपनियों को कोई घाटा नहीं है। इसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में तुरंत कटौती हो इस बात की संभावना कम नज़र आ रही है। और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह यह है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का जो पहले का घाटा है वो इस वक्त उसकी रिकवरी कर रही हैं। जैसा कि आपको पता है कि वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का जो एक्यूमुलेटेड लॉस था वो करीब 27,000 करोड़ रुपए था। हालांकि Q3 में कुछ प्रॉफिट कंपनियों को हुई थी, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा नहीं था कि जो उनका ओवरऑल लॉसेस था उसकी रिकवरी हो पाए। अब सूत्र हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि चौथी तिमाही के नतीजे कैसे होते हैं, और उसमें अगर कंपनियों को अगर राहत मिलती है तो फिर इस बात की संभावना बन सकती है कि कीमतों में कुछ कमी देखने को मिले। हालांकि एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और वो है दरअसल ओपेक प्लस ने क्रूड प्रोडक्शन में और ज़्यादा कटौती पर जो सहमति बनाई है उससे ज़्यादा चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर प्रोडक्शन कट देखने को मिलती है और कीमतों में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलती है ग्लोबल मार्केट में, तो फिर जो रिटेल प्राइसेस हैं उसमें कमी लाना शायद संभव नहीं होगा। लिहाजा इस वक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का और सरकार का भी इस बात पर वेट एंड वॉच के स्थिति में है, और इस बात पर नज़र बनी हुई है कि ग्लोबल स्थितियां कैसी बनी रहती हैं, साथ ही साथ Q4 के रिजल्ट्स कैसे रहते हैं, और इसके बाद ही डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल डीजल की बात अगर आप करें, रिवीजन से संबंधित कोई फैसला सरकार लेगी। जी
और चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली में खुले एप्पल स्टोर की। मुंबई के बाद एप्पल ने देश की राजधानी दिल्ली में अपना दूसरा रिटेल स्टोर खोला है। कंपनी के सीईओ टिम कुक ने ये स्टोर आज सुबह एप्पल साकेत स्टोर का उद्घाटन किया। इससे पहले कल उन्होंने मुंबई के बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एप्पल के पहले स्टोर का विधिवत उद्घाटन किया था। एप्पल साकेत स्टोर में क्या है खासियत, हमारी सहयोगी सुमिता करीर ग्राउंड रिपोर्ट दे रही हैं। वेल आप देख रहे हैं बहुत ही खुशी का माहौल है, सेलिब्रेशन का माहौल है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट सिटी वॉक साकेत में हूँ, जहाँ पे एप्पल ने अपना फर्स्ट रिटेल स्टोर खोला है। पहला जो खोला था उन्होंने वो बॉम्बे में खोला था। ये इंडिया का सेकंड रिटेल स्टोर है और आप देख सकते हैं बहुत ही सेलिब्रेशन का माहौल है। लोग काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। यहाँ पे टिम कुक आए थे, जैसे वो पहले बॉम्बे में आए थे, वो कस्टमर्स से मिले वहाँ पे कुछ इनिशियल फ्यू कस्टमर्स से, उन्होंने ऑटोग्राफ्स वगैरह भी साइन किए, लोगों से बातचीत की और कस्टमर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने एप्पल को बचपन से देखा है तो उनके लिए एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। बाकी आपको स्टोर की एक झलक दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको कुछ आईपैड्स मिलेंगे, एप्पल वॉचेस मिलेंगी, यहाँ पे आपको वहाँ पे आपको कवर्स मिलेंगे, आईफोन के कवर्स। तो आप जिस प्रोडक्ट का नाम लेंगे वो सब यहाँ पे है और बहुत ही खूबसूरत लगने वाला स्टोर है, क्योंकि यहाँ पे एप्पल जो है अपनी सस्टेनेबिलिटी की कमिटमेंट को पूरा कर रहा है। ये कार्बन न्यूट्रल स्टोर भी है जैसे एप्पल बोलता आया है, और किसी भी फॉरेन स्टोर की अगर आप बात करेंगे उससे बिल्कुल उसको टक्कर देता हुआ है। हाँ, एक बात बोलनी पड़ेगी, जो बॉम्बे वाला स्टोर था वो एप्पल दिल्ली वाले स्टोर से तो बहुत बड़ा था, तकरीबन 20,000 स्क्वायर फीट, और ये वाला जो है ये स्लाइटली ओवर 8,000 स्क्वायर फीट है। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो डिलीवरी है, जो पिकअप पॉइंट भी है यहाँ पे जो आप कर सकते हैं। आपने अगर ऑनलाइन ऑर्डर की हैं कुछ चीज़ें तो आप वो यहाँ से पिकअप कर सकते हैं इस पूरे स्टोर से। चलिए बढ़ते हैं आगे। बाजार में आज वीकली एक्सपायरी का दिन था और आज उतार चढ़ाव के बाद निफ्टी और सेंसेक्स बेहद हल्की बढ़त पर बंद हुए। निफ्टी केवल 6 अंक की बढ़त पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 65 अंक की तेजी पर बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 26 स्टॉक्स हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी बैंक 115 अंकों की तेजी के साथ 42,269 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप फ्लैट और निफ्टी स्मॉल कैप 0.2% चढ़कर बंद हुए। बाजार की दिन भर की हलचल बता रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। ठीक बड़ी एक्सपायरी से पहले, रिलायंस के नंबर से पहले और आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार एक टाइट रेंज के अंदर रह गया। हालांकि इस रेंज के अंदर काफ़ी चॉपी मार्केट था। ऐसा नहीं था कि ऑप्शंस के अंदर ट्रेड नहीं हो रहे थे, ऑप्शंस के अंदर ट्रेड हुए, लेकिन कॉल और पुट्स दोनों को आज नुकसान हुआ होगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर काफ़ी चॉपीनेस थी और प्रीमियम्स ईटिंग का जो टिपिकली मार्केट रहता है वैसा ही बाजार देखने को मिला। हालांकि इस चॉपी मार्केट के अंदर दो अहम चीज़ें आज भी बच गईं। पहला था निफ्टी का एक अहम सपोर्ट जो कि 17,600 का है, और बैंक निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट है जो कि 42,000 का लेवल है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो मार्केट ने एज ए सपोर्ट बचाए हैं। और आज फोर्थ डे था जब बाजार लाल निशान में, या फिर ये कहें कि बिल्कुल सपाट आपको बंद होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आज कौन कौन से शेयर्स चले, मैं पूरा ब्यौरा आपके सामने रखता हूं। एनटीपीसी, अदानी पोर्ट्स, दो ऐसे शेयर्स थे जिन्होंने आज कमान संभाल रखी थी, एक 1.5% की तेज थे। इसके अलावा ट्विंस थे और जो ऑटो कंपनी से निकल के आया, एक था बजाज ऑटो और दूसरा था टाटा मोटर्स। यहाँ पर भी हमको स्ट्रेंथ बनती हुई दिखी है। एशियन पेंट्स को भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ है। एक तो कंज्यूमर गुड की कंपनी है, थोड़ा क्रूड नीचे आया, इसकी कॉस्टिंग का बेनिफिट मिलता है, और डिस्क्रिशनरी आइटम होने की वजह से जिसके अंदर अभी सबकी खरीदारी का मार्केट में मन बना हुआ है, इसलिए भी एशियन पेंट्स को काफ़ी फायदा मिला। लेकिन 3-4 दिन की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद आज डिविस आखिरकार टूट गया, फिर से 4% नीचे। इसके अलावा आज हिंदुस्तान यूनिलीवर, डॉक्टर रेड्डीज, JSW स्टील जैसे कुछ एक और शेयर्स थे जो आज कमज़ोरी के साथ बंद हुए हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे साल का हाई किस शेयर ने लगाया, तो उसमें बजाज ऑटो और ITC ने आज नया 52 वीक हाई टेस्ट किया है। अब आते हैं छोटे मझोले शेयर्स की तरफ से, वहाँ पर क्या हो रहा है। हालांकि उसका इंडाइसिस में जिस तरह के क्रैक बड़े इंडाइसिस में हमको साइडवेज होता हुआ दिखा है, छोटा मझोला शेयर का इंडेक्स अभी भी एक रेंज के अंदर पॉजिटिव बायस के साथ वो कामकाज कर रहा है। आज शेयर चला मैस्टेक का, ये पोस्ट नंबर्स आज काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी थी। इसके अलावा लक्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी शानदार तेज़ी आई है। ये एक सीजनल प्ले है जो इनके लिए क्वार्टर काफ़ी बेहतर रहता है। लक्स इंडस्ट्रीज़ करीब 11% ऊपर था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डाटा पैटर्न्स और अपार इंडस्ट्री जैसे शेयर्स भी आज 5% से ज़्यादा चलते हुए दिखे। आज जिन शेयर्स ने हाई टेस्ट किया, साल का हाई, उसमें कार्बोरंडम यूनिवर्सल था,
एनसीसी जो कि इंफ्रा कंपनी है, इसके अलावा डाटा पैटर्न्स है, बजाज ऑटोज है, ये कुछ एक कंपनी जिन्होंने अपने साल का आज नया हाई टेस्ट किया। छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में जो शेयर आज टूट गए वो थे आज बालाजी अमाइंस, इसके अलावा बीसीजी और साथ ही अवास्ता के नाम से एक कंपनी है जो कि फाइनेंसिंग करती है, और उसके अंदर भी आज हमको नुकसान करीब 4.5% का आते हुए दिखा। और साल का लो जिसने आज टेस्ट किया 52 वीक लो, उसमें था मैरिको, साथ ही ओरिएंट इलेक्ट्रिकल्स, ये शेयर भी आज टूटे। हालांकि शेयर बंद हर निशान में है, बट इन्होंने आज का नया साल का लो टेस्ट किया। तो कुल मिला के अब रिलायंस के नंबर्स ग्लोबल पैरामीटर्स पे फिर से नज़र होगी। मार्केट में ग्लोबल सेट ऑफ अगर बिगड़ता है और रिलायंस के नंबर खराब रहते हैं तो ये मार्केट के लिए मुश्किल का दौर लेके आएगा। नहीं तो मार्केट एक अहम सपोर्ट पे है, पिछले 3 दिन से सपोर्ट को बचा रहा है। अगर ये दोनों ट्रिगर्स ठीक हो गए, ग्लोबल और रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो एक सेकेंड राउंड ऑफ ए शॉर्ट कवरिंग आप और बाजार के अंदर देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कोरोना की रफ्तार की, जो एक बार फिर देश में तेजी से बढ़ गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,591 नए मामले सामने आए हैं। 29 लोगों की इसमें मौत हुई है, जबकि 10,827 मरीज ठीक हुए हैं। 65,286 एक्टिव केस फिलहाल हैं। देश में पॉजिटिविटी रेट भी 5% के ऊपर पहुंच गई है। इससे पहले देश में बुधवार को कोरोना वायरस के 10,542 नए मामले आए थे। वहीं अगर राज्यों की बात करें तो दिल्ली और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 1,000 से अधिक नए केस सामने आए हैं। मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दायर याचिका को सूरत सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने सजा पर निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। निचली अदालत ने उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। एडिशनल सेशन कोर्ट के जज ने राहुल की दायर याचिका पर सिर्फ एक शब्द कहा, डिसमिस्ड, यानी याचिका खारिज। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले पर 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। निचली अदालत से राहत न मिलने के बाद राहुल अब हाई कोर्ट में अपील करेंगे। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने कहा है कि वो कानून के तहत दिए गए सभी विकल्पों पर विचार करेगी। राहुल गांधी सूरत के अपीलिएट कोर्ट से क्या उनके जो सजा उनको मिला था, क्या उस पर रोक लगेगी, इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। और अब जब सूरत के अपीलिएट कोर्ट का जजमेंट आया है, उसका वर्डिक्ट आया है, पूरे देश में खुशी का माहौल है। और खास करके पिछड़े वर्ग में, जिसके प्रति राहुल गांधी के मन में वैमनस्य का भाव था, जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था, और इतना कुछ करने के बाद राहुल गांधी और गांधी परिवार को लगता था वो बच के निकल जाएंगे, वो नहीं हो पाया है। श्री राहुल गांधी जी के वक्तव्य का सवाल है। सब जानते हैं कि वो एक लाइन किस संदर्भ, किस परिप्रेक्ष्य में कही गई थी, किस प्रकार से उसको तोड़ फोड़ कर एक नई आयाम दिया गया है, जो बिल्कुल सीधा देखने पे भी झूठा और बेमानी दिखता है। जो कारण दिए गए हैं इस निर्णय में वो बिल्कुल संदिग्ध हैं, गलत हैं। बार बार ओबीसी के विषय में टिप्पणियां की जा रही हैं, उनका उल्टा असर अब हो रहा है। सभी लोग समझते हैं कि ओबीसी समुदाय के लोगों ने ये समझ लिया है कि मोदी जी और सत्तारूढ़ बीजेपी किस प्रकार से उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके नाम को भुनाने का प्रयत्न कर रहे हैं राजनीतिक रूप से। और राहुल को कोर्ट की तरफ लगे झटके पर बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान आपने सुना। और चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ें। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने आज एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की। ये मुलाकात मुंबई में शरद पवार के आवास सिल्वर ओक में हुई। पिछले दिनों अदानी विवाद मामले में शरद पवार ने खुलकर बात की थी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी की हो रही जांच को सही बताया था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद उठे विवाद की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कमेटी गठित की थी।
अगर सीबीआई ने विदेशी विनियमन अधिनियम यानी FCRA के उल्लंघन के आरोप में ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। सीबीआई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली में ऑक्सफैम इंडिया के ऑफिस में छापेमारी भी की। सीबीआई के मुताबिक गृह मंत्रालय की एक शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। FIR में यह कहा गया है कि ऑक्सफैम इंडिया का FCRA रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया था, लेकिन बावजूद इसके उसने दूसरे माध्यमों के जरिए पैसे के लेन देन के लिए कानून का उल्लंघन किया। पिछले साल जनवरी महीने में गृह मंत्रालय ने ऑक्सफैम इंडिया के FCRA लाइसेंस को निलंबित कर दिया था। बढ़ते आगे, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आएंगे। बिलावल की ये यात्रा अगले महीने के शुरुआत में 4 से 5 मई को होगी। 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बाद पाकिस्तानी सरकार के किसी नेता की ये पहली भारत यात्रा होगी। 4 मई को गोवा में SCO के विदेश मंत्रियों की अहम मीटिंग होनी है। इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान शामिल थे। बाद में इसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हुए। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी श्रिंजॉय चौधरी। इनविटेशन तो बहुत पहले जा चुका था, लेकिन अभी तक प्रश्न था बिलावल भुट्टो जरदारी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान देखिए SCO का मेंबर है, पाकिस्तान SCO फॉरेन मिनिस्टर्स मीट में इनवाइटेड है, गोवा में हो रहा है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी का तो नॉर्मली आना ही था, लेकिन पाकिस्तानी है और बहुत दिन हो गया है पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर कोई आए नहीं, पाकिस्तानी सीनियर मिनिस्टर कोई आए नहीं। तो अब पता चल रहा है यस बिलावल भुट्टो जरदारी आएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट बात जो मानने पड़ेगा ये आके कहेंगे क्या, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है ये मल्टीलैटरल इवेंट है, इसमें रशिया, चाइना और दूसरे देश आएंगे, भारत रहेंगे। चले बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर में दर्दनाक हादसे में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। खबर के मुताबिक पुंछ जम्मू हाईवे पर सेना की एक गाड़ी में आग लग गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा पेश आया। ट्रक में आग लगने से भारतीय सेना के 5 जवानों ने दम तोड़ दिया। बता दें कि सेना का ट्रक पुंछ जम्मू हाईवे पर तोता गली के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान ट्रक में अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि ट्रक में सवार जवान पूरी तरह झुलस गए। बता दें कि हादसे के बाद घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। और अब बुलेटिन में जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं हीट वेव की मार के बीच राहत देने वाली 2 तस्वीरों के साथ। एक तरफ उत्तर भारत गर्मी की मार झेल रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी हो रही है। दूसरी तस्वीर कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा की आपको हम दिखाने जा रहे हैं। यहाँ साधना पास में आज 3 से 4 इंच बर्फबारी दर्ज की गई। और चलिए इसी के साथ आज स्वदेश आज में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।